हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ITR-1 यानी कि सैलरी की रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 फाइल कर सकते हैं, और वो भी बिना फॉर्म 16 के। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और यहाँ पे आकर के आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको इस तरीके का आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, और डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे आपको फाइल नाउ का बटन दिखेगा फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। आप डायरेक्टली इस पे फाइल करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको फॉर्म 16 आपका इशू नहीं हुआ होता है, तो उस केस में आप अपनी सैलरी स्लिप के बेसिस पे अपनी पूरे साल की आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे और अग्रीगेट सैलरी को आप अपने ITR में रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे हमारे केस में हमारे पास ये है सैलरी स्लिप फॉर मार्च 2024, और मार्च 2024 में इनकी सैलरी आई है, ग्रॉस सैलरी आई हुई है 30,235 रुपये। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी 12 महीने की सैलरी स्लिप को पूरा पूरा कैलकुलेट कर लेना है, और उसमें आपका जो भी डिडक्शंस वगैरह होता है, जैसे आपका अगर PF का डिडक्शन है तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको भी आपको 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका और कोई डिडक्शंस आ रहा होगा तो आप उन सबको कंपाइल कर लेंगे, और उनको आप सेक्शन 80C या 80D जिन जिन सेक्शंस में वो फॉल करेंगे उसमें आप क्लेम करते चलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल आपका जो न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 80C, 80D या फिर और कोई भी रिडक्शंस वगैरह क्लेम करने को नहीं मिलता। इवन HRA वगैरह भी आप न्यू रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिजीम में आपको 7 लाख रुपीज़ तक बेनिफिट मिलता है। तो चलिए वापस से चलते हैं अपनी ई फाइलिंग साइट पे। अब यहाँ पे गाइज, जैसा मैंने बताया कि आप सबसे पहले यहाँ पे सैलरी स्लिप्स के बेसिस पे आप अपनी पूरे साल की सैलरी, ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको यहाँ पे हम रिटर्न में एंटर कर लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने पूरे साल का सैलरी कैलकुलेट कर रखा हुआ है, जो कि बन रहा है 4,01,820 रुपए का। तो इसको अब हम यहाँ पे अपनी रिटर्न में डालने वाले हैं। तो रिटर्न में यहाँ पे सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर होगा 2024-25, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर। और यहाँ पे दो मोड्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड बेसिकली उनके लिए होता है अगर आप कोई ऑफलाइन यूटिलिटी वगैरह यूज़ करते हैं, जहां से आप जेसन फाइल जनरेट करके अपलोड करते हैं, तो उस केस में आप ऑफलाइन यहाँ पे चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो ऑनलाइन मोड में करेंगे, ताकि सब कुछ हम पोर्टल के थ्रू ही कर सकें। अब इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका एप्लीकेबल स्टेटस क्या है, यानी कि आप एक इंडिविजुअल है, HUF है या अदर है। तो हमारे केस में असेसी एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, तो इसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है ITR का फॉर्म टाइप। अब आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये समझना है कि आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए। यहाँ पे फिलहाल गवर्नमेंट ने 3 फॉर्म्स अभी तक इशू किए हैं। तो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे फॉर्म, वो है हमारा ITR-1 फॉर्म। ITR-1 को हम सेलेक्ट करके इसको हम प्रोसीड विथ ITR-1 पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप बेसिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली आपको 3 मेन रीजंस आते हैं। पहला रीज़न होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है। दूसरा होता है कि आप इन नीचे दिए गए रीजंस की वजह से, यानी कि जो सर्टेन प्रोवाइजोज होते हैं सेक्शन 139(1) के, इन रीजंस की वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे होता है अदर ऑप्शन, यानी कि अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती तो आप यहाँ पे सिंपली इसे अदर चूज करेंगे। हमारे केस में जो असेसी है उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर सैलरी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करके इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न की फॉर्म है ITR-1 का, वो बेसिकली आपके 5 शेड्यूल्स में बटा हुआ है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है डिडक्शंस, चौथा है टैक्सेस पेड, एंड पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटीज। तो हम एक एक करके सारे शेड्यूल्स को भरते चलेंगे, और जब ये पांचों शेड्यूल्स भर जाएंगे उसके बाद हम इसे प्रोसीड करके अपना फाइनल सबमिशन वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में। अब इसके अंदर जब जैसे ही आप जाएंगे
तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे ऊपर बताई जाएंगी। तो अगर आपका इसमें कोई भी चेंज है तो आप उसको यहाँ पे चेंज करेंगे, अदरवाइज आप उस एज इट इज छोड़ देंगे, इसे आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके का है। आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पीएसयू में काम करते हैं, या फिर कोई आप पेंशनर वगैरह हैं, और या फिर अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो उस केस में आप अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में जो एसएससी है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉई है, इसलिए यहाँ पे ये अदर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद फाइलिंग सेक्शन आपको बताना होता है। फाइलिंग सेक्शन में बेसिकली आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। 139(1) यानी कि ड्यू डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(1) रहेगा। ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई 2024 करंट ईयर की ड्यू डेट है, यानी कि जो भी रिटर्न 31 जुलाई या उसके पहले फाइल होंगी तो उसमें आपको 139(1) बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो 139(4) यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। 139(5) होता है कि अगर आपने एक बार रिटर्न फाइल कर लिया उसके बाद आप दोबारा से रिटर्न में करेक्शन करना चाहते हैं, रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप 139(5) सेलेक्ट करते हैं। और 1192 भी होता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। बेसिकली अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर्स का रिटर्न है जिसमें आपको कॉन्डोनेशन अप्रूवल मिल गया है सीआईटी की तरफ से, तो उसके बाद आप यहाँ पे इस सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल केसेस में आपका बाय डिफॉल्ट 139(1) सेलेक्टेड होगा, तो इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इस साल से, इसको आप बहुत ही केयरफुली समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। देखिए लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता था कि क्या आप 115 BAC ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, तो उसे आप येस करके न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते थे। इस साल में ये आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप 115 BAC से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम से आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। अब ये बाई डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे नो हो रखा है। नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने का मतलब कि आप ना ही एचआरए क्लेम कर पाएंगे, ना ही एटीसी क्लेम कर पाएंगे, ना ही एटीडी क्लेम कर पाएंगे। कोई भी डिडक्शंस वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती, एक्सेप्ट एक दो डिडक्शंस को छोड़ करके। अब अगर आपको डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना है तो उस केस में क्या करना है, आप इसे येस करेंगे और आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप इसको येस करेंगे आपकी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेट होगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पुराना वाला रेट लगेगा, यानी कि 5 लाख रुपए का आपको स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख रुपए तक आपको रिबेट वगैरह कवर हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो 20% का रेट लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर आप इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो आपको ड्यू डेट के पहले पहले करना होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो रिटर्न फाइल करेंगे वो हम न्यू रिजीम में ही फाइल करेंगे, तो इसको हम नो पे रहने देंगे और इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल्स वगैरह आ रहा होगा, तो ये सब हमने चेक कर लिया है, सारी डिटेल्स वगैरह ओके हैं, तो इसको अब हम कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंफर्म्ड हो गया है। इसके बाद अब हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। अब ग्रॉस टोटल इनकम में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सैलरी के एग्जेम्पशंस वगैरह दिखाएगा जो जो एप्लीकेबल है एज पर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे अगर आपका कुछ भी एप्लीकेबिलिटी बनती है तो आप इसे येस करेंगे, उस एग्जेम्पशंस का यहाँ पे डिटेल डालेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको हम सिंपली नो कर देंगे और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने 1014(1) और 1042 में फेक एग्जेम्पशंस वगैरह डाली थी और गलत तरीके से जो एग्जेम्पशंस क्लेम करी थी, उनमें से बहुत सारे लोगों को सेक्शन 133(6) का नोटिस आया था, जिसके बाद उन्हें बहुत हेफ्टी पेनल्टी फेस करनी पड़ी थी। इसलिए आप ज़रूर इसको ध्यान रखिए, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जब तक आपके फॉर्म 16 में कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रूफ वगैरह नहीं है तो आप इन एग्जेम्पशंस को क्लेम मत करिए। गलत एग्जेम्पशंस क्लेम करना आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। चलिए, यहाँ पे हमारे केस में यहाँ कोई भी एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम नो करके इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सैलरी का फॉर्म खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी प्रीफिल सैलरी आ रही है जितना अभी तक अपडेट हो सका है। हमारे केस में हमारा जो सैलरी है वो ज़्यादा है, यहाँ पे 2,74,000 रुपीज़ अभी तक अपडेट हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे लास्ट क्वार्टर की सैलरी अपडेट नहीं हुई है, तो इसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे।
और यहाँ पे हम अपनी ग्रॉस सैलरी जो हमने कैलकुलेट करी है विच इज़ 4,01,820 रुपीज़, ये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसको हम यहाँ पे इसके अलावा हमारी कोई एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड हो जाएगा न्यू रिजीम में भी। तो इसके बाद इसको हम स्क्रॉल करेंगे और सेव कर देंगे। अब इसके अलावा इसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी कुछ आ रही होगी तो उसे आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपकी कोई इनकम है तो उसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हमारे केस में ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है हमारी, ना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो हम इन सारी इनकम्स को खाली छोड़ देंगे और इस फॉर्म को हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन कंफर्म करने के पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, कभी भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप हमेशा हमेशा इस बात को ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि आप अपना 26 एएस फॉर्म ज़रूर चेक करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो इनकम डिटेल्स हैं आपके 26 एएस के पैरेलल आनी चाहिए आपकी रिटर्न में। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका एआईएस, आप यहाँ एआईएस में जा करके यहाँ पे इसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना एआईएस आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ज़रूर यहाँ पे चेक करके चलेंगे। अब हमारे केस में हमने एआईएस वगैरह सब चेक कर लिया है, एसएससी की और कोई भी इनकम नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली से नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे कंफर्म पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 शेड्यूल्स भर चुके हैं। इसके बाद तीसरे शेड्यूल की तरफ चलेंगे जो कि है टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शंस पे यहाँ पे न्यू रिजीम में सिर्फ 80 CCD2 अलाउ होता है जिसमें इनका कोई भी रिडक्शन नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम स्क्रॉल करेंगे एंड इसको कंफर्म करके सेव कर लेंगे। इसके अलावा इसे वापस से नीचे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट टैब आता है वो है टैक्सेस पेड का। अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी टैक्स पेमेंट है, लाइक आपका कोई टीडीएस डिडक्शन है, कोई अदर देन सैलरी का टीडीएस डिडक्शन हो रखा है, कोई आपका टीसीएस कलेक्शन हुआ है, कोई आपने एडवांस टैक्स पे करा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएससी का ना ही टीडीएस डिडक्शन हुआ है ना ही किसी तरीके का टैक्स पेमेंट है, तो इसको हम सिंपली कंफर्म करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम जाएंगे लास्ट टैब की तरफ विच इज़ टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एसएससी की जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी एज पर हिज ग्रॉस टोटल इनकम, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। जैसे हमारे केस में यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है 3,51,000 रुपीज़। अब इस पे एसएससी का जो टोटल टैक्स बन रहा है वो है 2591 विच विल ऑलरेडी बी कवर्ड अंडर सेक्शन 87, यानी कि रिबेट में इनका टोटल टैक्स कवर हो जाएगा और इनका नेट टैक्स पेबल 0 बनेगा रिबेट के बाद। तो यहाँ पे इनकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह 0 है। इसको हम सिंपली स्क्रॉल करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी 5 शेड्यूल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप भर चुके हैं। हर पेज पे यहाँ पे कंफर्म का टिक लग गया है। तो इसके बाद अब हम इसे करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ गया है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ भी पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिंपली स्क्रॉल करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड इसको स्क्रॉल करके इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे यहाँ पे अब आपको आपके पूरे फॉर्म का जितना भी हमने प्रीवियस पेजेस में इंफॉर्मेशन भरी है उन सब का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अब इसमें आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप इसको बैक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्टली फाइन है, तो हम इसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके इसे हम अब वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हमारे वैलिडेशन में कोई एरर होता, यानी कि हमारे रिटर्न में अगर कुछ करेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट होती, तो यहाँ पे वैलिडेशन एरर आ जाता और उस एरर को हमें पहले करेक्ट करना पड़ जाता। लेकिन हमारे रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारी रिटर्न परफेक्टली फाइन है। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अब इस रिटर्न को वेरीफाई कर लेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITRV। तो यहाँ पे गाइज हम चूज करेंगे ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन, यानी कि हम इंस्टेंट अपना आधार OTP के थ्रू अपना रिटर्न को वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप रिटर्न बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस केस में आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी और उसके 30 दिनों के अंदर आप कभी भी बाद में भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब ई वेरीफाई नाउ करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आधार OTP के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं, DSC के थ्रू वेरिफिकेशन हो सकता है, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन सब के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन होता है आधार OTP।
यहाँ पे हम आधार OTP को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हम अग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP। और यहाँ पे गाइज आधार OTP हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जा चुका होगा। अब हम यहाँ पे आधार OTP अपना एंटर करेंगे। सो यहाँ पे गाइज हमने अपना आधार OTP एंटर कर दिया है। इसके बाद अब हम इसे करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, यानी कि आप अब इसको फाइनल सबमिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज अब हम करेंगे सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, यानी कि हमारी ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो ये था गाइज कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर AY 24-25 आप खुद फाइल कर सकते हैं, वो भी बिना फॉर्म 16 के। आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और अगर गाइज आपको ये वीडियो एक्चुअली में यूजफुल लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि मैं बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकूँ। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।